हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं और आज की क्लास का टॉपिक होगा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां थी और महत्वपूर्ण अनुसूचियों के साथ साथ में कौन से उपबंध किस देश से लिए गए हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। समितियों से संबंधित क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, एसपी पटेल। एसपी पटेल का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या जे बी कृपलानी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को संघ संविधान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। जो संविधान बना था, भारतीय संविधान बना था, उस दौरान भारतीय संविधान के दौरान बनाने के दौरान 22 समितियों का गठन किया गया था। कुल छोटी या बड़ी 22 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से अपन कुछ महत्वपूर्ण समितियों के ऊपर पढ़ेंगे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाने का प्रयास किया जाता है। तो वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है और कई बार पूछी जा चुकी है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एसपी पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी, महात्मा गांधी जी, या फिर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मतलब संविधान का जो पूरा खाका तैयार किया, प्रारूप तैयार किया, तो उस समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। और इनका निर्वाचन किस क्षेत्र से था, मतलब ये किस जगह से आकर के निर्वाचित होकर के संविधान सभा में आए थे? तो इसका सेंस होगा बंगाल से। इनको निर्वाचित बंगाल से किया गया था, तो ये बंगाल से निर्वाचित होकर के संविधान सभा में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी समिति, बहुत बार पूछी जा चुकी है। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर बताइए, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जे बी कृपलानी जी को, एस सी मुखर्जी, एस पी पटेल, या बी आर अम्बेडकर। सारी फुल फॉर्म तो आपको बता ही चुका हूँ। जे बी कृपलानी जी का नाम है जीवट दास जीवट राम भगवान दास कृपलानी। तो इनका फुल फॉर्म आपको ध्यान में होगा, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। एच सी मुखर्जी का है हरिंद्र कुमार मुखर्जी। एस पी पटेल का है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। बी आर अम्बेडकर आप सभी जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी। तो अल्पसंख्यक समिति, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे क्योंकि ज्यादातर बच्चे अल्पसंख्यक समिति से संबंधित सोचेंगे बी आर अम्बेडकर होगा, लेकिन इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसका सही आंसर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित कि और किस किस समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी सारी मतलब समितियों के अध्यक्ष थे, तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी समितियां थी। प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। परामर्श समिति, परामर्श समिति का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही नियुक्त किया गया था। उसके अलावा अल्पसंख्यक समिति आप पढ़ चुके हैं, अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष जिन्हें नियुक्त किया। एक आपको याद रखना है मौलिक अधिकार समिति, एक आपको याद रखना है मौलिक अधिकार की जो समिति थी उसका अध्यक्ष भी किन्हें नियुक्त किया गया था? एसपी पटेल जी, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही नियुक्त किया गया था। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट समितियां हैं और कई बार पूछी जा चुकी है, आपको एक साथ याद करनी है, सारी की सारी नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी, जे बी कृपलानी, पिंगली वेंकैया, या मोरारजी देसाई। तो इसमें के एम मुंशी का नाम आपको बता देता हूँ, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। के एम मुंशी का पूरा नाम है कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। जे बी कृपलानी जी आपको बता ही चुका हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी जी। जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। तो इसका सही आंसर होगा जीवंत राम भगवान दास, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। तो इसका सही आंसर होगा जे बी कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष के रूप में थे और यह समिति बहुत बार पूछी जा चुकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समिति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार में शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों के आधार पर किया गया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार में, भारतीय सरकार के अंदर, जिसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें आती है, उन सरकार के अंदर शक्तियों का विभाजन मतलब कौन से विषय में या फिर कौन से क्षेत्र पर कौन सी सरकार का कार्य होगा, इसकी
मतलब उसको सूचनाबद्ध करने के लिए या फिर उसको पाबंदित करने के लिए कौन सी सरकार के प्रतिबद्ध किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कि शक्तियों का विभाजन किया गया। उस आधार को देखते हुए शक्तियों का विभाजन किया गया कि कौन सा क्षेत्र किस सरकार के अंडर में आएगा। तो शक्तियों का विभाजन करने के लिए सूचियों का निर्माण किया गया। कितनी सूचियों का निर्माण किया गया वो अपने को बताना है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर होगा 3 सूचियों का निर्माण किया गया। शक्तियों का विभाजन करने के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया। अब इन तीनों सूचियों के नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। एक आपको ध्यान होगा संघ सूची, संघ सूची, दूसरा होगा राज्य सूची और तीसरा होगा समवर्ती सूची, तीसरा होगा समवर्ती सूची। अब इसमें देखिए कौन कौन से विषय किस किस में आते हैं। तो संघ सूची में ज्यादातर विदेश मामले या फिर जो भी विदेशी संबंधित सेना का संबंधित कार्य वो सभी संघ सूची में आ जाएंगे। श्रम विभाजन का कार्य, सीआरपीएफ का जो कार्य हो गया वो सब किस में आ जाएगा? संघ सूची के अंदर आ जाएगा। राज्य सूची में जैसे राजस्थान का हो गया तो राज्य पुलिस होगी, मतलब राज्य की जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन का काम है वो राज्य के अंतर्गत में आ जाएगा। मेलों का कार्य और कारागृह, ये आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कारागृह जो कार्य है, कारागृह का जो कार्य है वह जो जेल का जो कार्य है वह राज्य के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक संवर्ती सूची, संवर्ती सूची में जिसमें दोनों सरकारें मिलजुल कर अपना कार्य करती है, राज्य सरकार भी और संघ मतलब केंद्र सरकार भी, संघ का मतलब हो गया केंद्र सरकार भी, दोनों सरकारें मिलकर के कार्य करती है, वो होती है संवर्ती सूची। इसमें आ गया शिक्षा, वन तथा वन्य जीव, जनसंख्या नियंत्रण, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या नियंत्रण केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कर्तव्य है, दोनों को मिलकर के इसके ऊपर नियम बनाने हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण का कार्य भी राज्य और केंद्र दोनों के मिलकर के संवर्ती सूची में आ गए। परिवार नियोजन, वह कार्य भी किसमें आ गया? संवर्ती सूची में आ गया। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान, अभी तक तो अपन ने सूचियों के ऊपर पढ़ा था, अब कौन सी देश से अपन ने क्या चीज ग्रहण की है और किससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें ग्रहण की है। आपको ये ध्यान होगा, कई बार पूछा जाता है कि संविधान को क्या कहा जाता है? संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने ज्यादातर देशों से जो अच्छी अच्छी चीजें थी उसको छांट करके अपने संविधान के अंदर ग्रहण किया है। इसी वजह से संविधान, अपना भारतीय संविधान बहुत ही लचीला है, इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से बदलाव किया जा सकता है और इसे उधार का थैला कहा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बताइए, संविधान में एकल नागरिकता मतलब एक जगह की, एक देश की ही नागरिकता ले सकते हैं, यह प्रावधान कहां से लिया गया था? अमेरिका से, ब्रिटेन से, जर्मनी से या कनाडा से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था। उसके साथ में कानून व्यवस्था का भी जो कार्य है, अब आपको इफेक्ट बता देता हूं एक्स्ट्रा, जो कानून बनाने का कार्य, कानून व्यवस्था का जो कार्य है वह भी कहां से लिया गया है? अपना व्यवस्था का जो कार्य है वह भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। और साथ में संसद की जो व्यवस्था है, संसद, संसद में कौन कौन से तीन भाग है? संसद के तीन भाग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना, संसद के तीन भाग कौन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों भागों की जो व्यवस्था है जो संसदीय व्यवस्था कहलाती है, तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एकल नागरिकता की व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल संविधान के निर्माण के समय कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? इसका आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मूल संविधान के निर्माण के समय, जब संविधान बनाया गया था उस दौरान संविधान में कितनी भाषाएं थी, सम्मिलित की गई थी? तो इसका सही आंसर बताइए, 14, 22, 18 या 16? तो इसका सही आंसर होगा, मूल संविधान के अंदर तो भाषा थी 14 और वर्तमान में अगर पूछा जाए, वर्तमान में 22 भाषाएं होगी। संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हो चुकी है? 22। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो इसका आंसर होगा 14। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन सी भाषाओं का उल्लेख किया गया। 22 भाषाओं के नाम अगर आपको आते हैं तो जरूर बताइएगा। और अगर आपको भाषाओं के ऊपर डिटेल में पढ़ना है तो ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको भाषाओं को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सारी की सारी भाषाएं याद करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रावधान किस देश से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पंचवर्षीय योजनाएं, जो 5 साल के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं हैं, जो पूरे प्रदेश को या फिर पूरे भारत देश को लाभान्वित करने के लिए, हर प्रत्येक वर्ग के तबके के लोगों को लाभान्वित करने के लिए योजनाएं चलाई जाती है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है, जिन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। इन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का अपन ने किस देश से देख करके ये चीजें लागू करनी सीखी थी? तो ये प्रावधान कहां से लिया गया, किस देश से लिया गया था? आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिणी अफ्रीका से या रूस से? तो इसका सही आंसर होगा रूस से।
रूस से अपन ने पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचियों का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी अपन ने ऊपर सूचियां पढ़ी थी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में है? ये आप कंफ्यूज मत होना, सूची और अनुसूची में कंफ्यूज मत होना। भारतीय संविधान में अनुसूचियों का भी वर्णन किया गया, तो इसमें कौन सी अनुसूची के अंदर सूचियों का उल्लेख किया गया? तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, पहले आपको यह ध्यान में होना चाहिए। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। और उस अनुसूची में से कौन सी अनुसूची के अंदर सूचियों का उल्लेख किया गया? तो इसका सही से बताइए, चौथी अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची या दूसरी अनुसूची? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सातवीं अनुसूची के अंदर सूचियों का वर्णन किया गया। सूचियां कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिस पर मिलकर के केंद्र व राज्य सरकारें कानून बनाती है और जिसके अंडर में जो कार्य आते हैं उनका वर्णन किया गया। आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक क्वेश्चन और अभी भी। एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करेंगे। एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इसका सही आंसर बताइए, एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? भारत का, रूस का, जापान का या चीन का? आप सभी जानते हैं चीन में तो मतलब मेरे हिसाब से लिखित संविधान है नहीं उस जगह पे, तो भारत का ज्यादातर बच्चे इसमें करेंगे। लेकिन आपको ध्यान होगा जापान का सबसे पहले प्रथम लिखित संविधान था। एशिया के अंदर सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का ग्रहण किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है जापान का। कब ग्रहण किया गया था? 1889 में। 1889 के अंदर जापान ऐसा देश था जो एशिया में सबसे पहला देश था जिसने अपना लिखित संविधान बनाया था। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।